कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी जो अपने हिंदी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं के लिए जो हिंदी का पेपर है उसके 5 वर्षों के पेपर का निचोड़ हम लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का हमने एक सैंपल पेपर बनाए हैं जिनके ऑब्जेक्टिव के आंसर एवं सारे प्रश्नों के आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसमें। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारे सैंपल पेपर है उसके आंसरों की PDF भी हम उपलब्ध कराएंगे। तो विद्यार्थियों, चैनल को पूरा देखें, बिना स्किप करें। यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो विद्यार्थियों, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम पहले जिस प्रकार से पेपर का पैटर्न है उसी प्रकार पैटर्न में शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो सही विकल्प से हम स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है चिड़िया के बहाने आएगा। दूसरा है, काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। सेवक धर्म में भक्ति निष्प्रदा करती है, किससे करती है? हनुमान से करती है। फिर है, निम्नलिखित शब्दों में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द नहीं है, बताना है। तो इसमें नाविक, त्वरण और गुरुत्वाकर्षण एक विज्ञान से संबंधित शब्द है, पर्यवेक्षक नहीं है। तो पर्यवेक्षक इसका राइट आंसर है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया था, कहाँ चला गया था? तो यह अमेरिका चला गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि होती है। तो आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि जो होती है 15 से 30 मिनट तक की होती है, 15 से 30 मिनट। फिर खालिस्तान है, सबसे तेज बौछार गई, खालिस्तान गया, क्या गया? इसमें आ जाएगा भादो। क्या आएगा? भादो। फिर ओज गुण खालिस्तान में पाया जाता है। तो ओज गुण किस में पाया जाता है? ओज गुण वीर रस में पाया जाता है। ऋषि मुनियों ने खालिस्तान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो इसमें जो है आपकी कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? तो इसमें जो है आपकी जो शब्द शक्ति है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है। फिर राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो खालिस्तान गए थे, थोड़ी राइटिंग में हो सकता है, किस सन में गए थे? तो यह जो है 1922 में गए थे, 1922 राइट आंसर आ जाएगा। और खालिस्तान कविता का अनिवार्य तत्व है। तो कविता का जो अनिवार्य तत्व है इसका आ जाएगा वाक्य। कहीं कहीं छंद भी दिया है, वाक्य इसका ज़्यादा उपयुक्त आंसर होगा। अब इनके आंसर हमारी आंसर शीट में और देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि कविता उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है? तो चिड़िया के बहाने में। ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे जिनके हमने आंसर बराबर यहाँ लिखे हुए हैं। व्यतिरेक था तीसरे का, हनुमान से। चौथा जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसका पर्यवेक्षक था आंसर। और पांचवा जो ऑब्जेक्टिव था उसका अमेरिका नंबर राइट है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट। ठीक है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति जो अभी हमने देखे, सबसे तेज बौछार गई, भादो, इसका आंसर है। ओज गुण पाया जाता है वीर रस में। ठीक है। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान जो दिया है वो दान को दिया है। फिर पेट में चूहे कूद रहे हैं, व्यंजना शब्द शक्ति है। इसी प्रकार देखते हैं कि राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो में आए थे, 1922 में आए थे। और कविता का अनिवार्य तत्व जो है वो है आपका वाक्य। ठीक है, यहाँ देख लीजिए वाक्य। तो इस प्रकार हमने इनके आंसर यहाँ से प्रोवाइड करा दिए। अभी हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। बाकी प्रश्नों के भी आंसर यहाँ सभी आंसर आपको मिलेंगे। सारे आंसर हमने यहाँ पे पूरे आपको प्रोवाइड करवाए हैं। जो आंसर हम देखेंगे, पहले अपने प्रश्नों को देख लेते, फिर हम एक एक करके आंसर यहाँ से देखते हैं।
अब हम देख लेते हैं हमारे सत्य सत्य वाले वाक्य देख लेते हैं। तो सत्य सत्य में हमको दिया गया है, जिद जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा है, ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। फिर सोरठा एक वार्णिक छंद है, ये असत्य है, सोरठा एक वार्णिक छंद नहीं है। ठीक है, और शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह है, ये भी सत्य है। ठीक है, फिर हंसना रोना पूर्ण पुनरक्त शब्द युग्म का उदाहरण है, क्या है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। फिर बसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था, ये सत्य है आपका। फिर पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। जो है सही जोड़ी देख लेते हैं। हम इधर से पेपर देख लेते हैं और इसके आंसर सारे हम आंसर शीट में देखेंगे। तो ये सही जोड़ी है आपकी। इसके बाद आपके एक जो है एक वाक्य वाले प्रश्न हैं। फिर उसके बाद जो प्रश्न है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका हर एक हमने एक एक प्रश्न को अथवा में लिए, छठवां में 2 प्रश्न, सातवां में 2 प्रश्न, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, सभी इसी प्रकार के प्रश्न लिए हैं। और इन प्रश्नों को हम देखते हैं हमारे अब आंसर शीट में फुल आंसर और प्रश्न सहित। तो हम चलते हैं हमारी आंसर शीट में। तो हमने जो है ऑब्जेक्टिव और खालिस्तान देख लिए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सही गलत, जो अभी हमने देखे। देखिए यहाँ पे सही गलत भी, जैसे तीसरा है जिद आया बालक आंगन में ठुनक रहा है, तीसरे का पहला सत्य था। वार्णिक सोठा एक वार्णिक छंद है, असत्य है। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, सत्य है। हंसना रोना पूर्ण पुनरक्त शब्द युग्म को अवधारण है, यह असत्य है। बसंत पाटिल नाम का लड़का शरीर से दुबला पतला था, यह असत्य है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, यह भी सत्य। फिर हमको जोड़ी का मिलान करना है, तो जोड़ी का मिलान देख लेते हैं हम। जोड़ी मिलान में क्या करना है, तो जो है कबीर सम्मान आएगा आपका लक्ष्मी नारायण। ठीक है, फिर नए बिंब नए प्रतीक आएगा आपका प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में नए बिंब और नए प्रतीक का प्रयोग किया गया है। स्मृति की रेखा आएगा भक्तिन। फिर आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा को अनुभव कहा जाता है, तो इसका आएगा आपका अनुभव। ठीक है, फिर जो है शुभकामनाएं या आशीर्वाद, तो ये इच्छा वाचक वाक्य है। और मुद्रित माध्यमों की विशेषता, शब्दों का स्थायित्व। ठीक है, ये इस प्रकार से आप सही जोड़ी पूर्ण रूप से यहाँ देखें। और आशी के फूल जो है वो आएगा आपका लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो गई। अब हम आगे चलते हैं। एक वाक्य में आंसर है, देखिए एक वाक्य निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में आंसर लिखना है। तो ये एक वाक्य वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। रघुवीर साहब किस तार सप्तक के कवि है, तो रघुवीर साहब दूसरे तार सप्तक के कवि है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की जो परिभाषा है वह है जो रसयुक्त वाक्य है। ठीक, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहा जाता है। फिर है आपका अगला प्रश्न, मुकनायक और जनता पत्रिका के जो संपादक थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और हिंदी गद्य के जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। फिर हम आगे देख लेते हैं प्रश्नों को हमारे। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखना है। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम है केशव प्रथम वीर। ठीक है, फिर नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर किसे कहा जाता है, तो नाट्यशास्त्र के अनुसार जो है उसका जो शरीर है कथा वस्तु या कथानक को कहा जाता है। फिर पानी पानी होना मुहावरे वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पानी पानी होना क्या होता है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ बहुत लज्जित होना है ना। चोरी से पकड़े जाने पर रमेश के सामने सबके सामने पानी पानी हो गया। फिर छठवां हमारा प्रश्न आ गया है कि रीतिकाल की कोई 2 विशेषता हमको बताना है। रीतिकाल की तो कोई 2 विशेषता बताना, तो रीतिकाल की 2 विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता, इस काल की अधिकांश रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रमुखता से वर्णन किया गया है, और आश्रय दाताओं की प्रशंसा है ना। कवि ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा कविता में लिखे हैं। फिर हम देख लेते अथवा, हमने हर प्रश्न के 2 प्रश्न बनाए हैं।
या तो दूसरा दिए हमने, अथवा नई कविता की कोई दो विशेषता। तो नई कविता की दो विशेषता हमने यहाँ लिखे, नए बिंब नए प्रतीक जो है प्रयोग होने लगे हैं। और जो है व्यंग और विद्रोह, नई कविता में सामाजिक रूढ़ी और विसंगति के प्रति व्यंग और विद्रोह का स्वर प्रमुखता से दिखाया जाता है। इसी प्रकार सातवां का है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आप यहाँ से देख लीजिए। ये पूरा आप अच्छी तरह से पढ़िए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। फिर हमने एक और प्रश्न सातवां लिए है, अथवा में भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर भी यहाँ आप देख सकते हैं, इसका आंसर पूरा लिखा हुआ है। फिर आठवां है, सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो इसका आंसर यहाँ से आप पढ़े। सांग रूपक अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु या भाव को दूसरे वस्तु या भाव के समान रूप या प्रस्तुत किया जाता है ना, लेकिन इसमें तुलनात्मक शब्द जैसे स या तुल्य का प्रयोग नहीं होता है। फिर उदाहरण भी दिया गया है यहाँ। फिर आठवां है, मुक्तक काव्य की परिभाषा। तो मुक्तक काव्य एक ऐसी रचना होती है जिसमें क्या है, पूर्वा पर कोई संबंध नहीं होता है ना, इसके प्रत्येक छंद जो है स्वतंत्र रहते हैं। ठीक, इसका मुक्तक छंद का उदाहरण जो रहीम के दोहे है वो मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। रहीम के दोहे में से कोई एक दोहा आप लिख सकते हो। फिर सबैया छंद किसे कहते हैं। तो सबैया छंद की यहाँ परिभाषा है, सबैया छंद 22 से 26 वर्ण होते हैं, है ना इसमें। और यहाँ कई प्रकार का होता है, जैसे मतगयन, दुर्लिम आदि सभी सबैया छंद के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण भी है यहाँ पे सबैया छंद का। फिर नौवा ही हमने एक और लिए है, बिंब विधान किसे कहते हैं। तो बिंब विधान की परिभाषा आप यहाँ से देखिए, बिंब विधान की परिभाषा यहाँ से अच्छी तरह से पढ़े। फिर 10वां हमने लिया है, रेखा चित्र एवं संस्मरण में कोई दो अंतर लिखना है। तो रेखा चित्र और संस्मरण ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है ना, तो इसको अच्छी तरह से रट ले आप। और एक और है, नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर। तो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर या नाटक और एकांकी में अंतर, इनको अच्छी तरह से आप रट ले, यहाँ से देख ले। इसका आंसर भी यहाँ आपको बराबर लिखा हुआ है ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम, भक्तिन की कहानी अधूरी लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा। तो भक्तिन की कहानी क्यों अधूरी है, उसके भी प्रश्न का आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह से पढ़े। फिर 11वां का एक और लिए हमने कि लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। इसको लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत इसलिए कहा है क्योंकि सीरीज का वृक्ष भयंकर गर्मी और लू के थपेड़ों में भी हरा भरा रहता है और फूलता फलता रहता है। वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है, जैसे एक अवधूत सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर हर स्थिति का सामना करता है। इस प्रकार जो है लेखक ने कालजयी अवधूत कहा है सीरीज के फूल को। फिर 12वां हमने लिया है, मुहावरे एवं लोकोक्ति में दो अंतर लिखना है। तो मुहावरे एवं लोक के दो अंतर हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप पढ़ ले। फिर 12वां प्रश्न है हमारा एक और, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के प्रमुख दो अंतर। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बहुत बार पूछा जाता है, तो ये दो अंतर यहाँ से आप देखें और अच्छी तरह याद करें। फिर प्रश्न नंबर 13 है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण ले। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य है ना, सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इनकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, आप अच्छी तरह वीडियो पॉज करके इनको अच्छी तरह देखें, पढ़ें। फिर निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करें। आपका भवदी, तो आपका भवदी लिखने की जरूरत नहीं रहती है, आप सिर्फ अकेला हमको भवदी लिखना रहता है, भवदी राइट है। फिर राधा एक फूलों की माला बाजार से लाई, इसका शुद्ध रूप है राधा फूलों की एक माला बाजार से लाई। फिर मोहनजोदड़ो की जल संस्कृति की कोई दो विशेषता। तो ये हमने यहाँ आंसर लिखे, आप यहाँ से वीडियो पॉज करके पढ़े और याद करें। फिर है प्रश्न नंबर 14, जूझ शीर्षक का औचित्य क्या है, लिखिए। तो जूझ शीर्षक का जो औचित्य है ये हमने यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह से देखें। फिर 5वां, इंटरनेट की दो प्रमुख सीमाएं लिखिए। तो इंटरनेट की जो सीमाएं हैं, इंटरनेट की सीमाएं भी यहाँ लिखी हुई है, आंसर को पढ़े आप। फिर 15 है, एक अच्छे लेखन की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। तो ये दो प्रमुख विशेषता लिख दी, लेखन की भाषा सरल, स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए, और मौलिकतम लेखन में अपने विचार और शैली होनी चाहिए, है ना, किसी की नकल नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा उमाशंकर जोशी की काव्यगत विशेषता, तो दो रचनाएं भाव पक्ष और साहित्य पक्ष में बताना। तो हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यहाँ लिखे,
परिचय, है ना, 2 रचनाएं हो गए, अनामिका और परिमल 2 रचनाएं हो गई। फिर भाव पक्ष लिखे हैं और भाव पक्ष को यहाँ से देखें, और फिर साहित्य में स्थान भी यहाँ लिखे हुए हैं, इसे आप अच्छी तरह से पढ़े, याद करें। फिर हमने 17वां प्रश्न है, फणीश्वर रेणु नाथ रेणु तथा धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषता बताना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली। तो हमने फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं जो है मेला आंचल और प्रति परिकथा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। इनकी भाषा शैली भी यहाँ हमने लिखे हैं, तो इसे आप यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ ले। फिर है युवा चरित्र विषय पर सारगर्भित अनुच्छेद लिखना है अथवा सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखना है। तो हमने युवा दोनों को बता दिए। युवा चरित्र पर एक हमने ये एक नोट्स लिख दिए यहाँ पे, और दूसरा जो है सड़क सुरक्षा जागरूकता विज्ञापन बनाना है। तो हमने विज्ञापन के साथ साथ समझाए भी है इसको। देखिए यहाँ सड़क सुरक्षा का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। सड़क पर यात्रा करते समय नियमों का पालन न करना हमारी बल्कि अन्य लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, है ना, गति सीमा का पालन करना, ट्रैफिक सिग्नल और सम्मान करना सड़क सुरक्षा के प्रमुख नियम है। तो ये सब आप अच्छी तरह पढ़े भैया, है ना। शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तेज़ रफ्तार से नहीं चलनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे क्या दुर्घटना हो सकती है। आप ये विज्ञापन में कुछ इस प्रकार नोट भी लिख दे, और विज्ञापन में मेन जो है ये हाईलाइट रहेंगे। सुरक्षित रहे, जीवन अनमोल है, हमेशा हेलमेट सीट बेल्ट पहने, गति सीमा का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाए, मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करें। इस प्रकार इसको आप चाहे तो इसे चाहे तो एक अच्छा सा आकार दे सकते हैं। इस प्रकार से एक उसको आकार देकर और भी डिज़ाइन में बना सकते हो। इस प्रकार एक विज्ञापन बनाना है, जिस प्रकार बोर्ड में विज्ञापन रहते हैं इस प्रकार आप इसका विज्ञापन बना ले और इन चीज़ों का उसमें उपयोग करें, तो आप विज्ञापन अच्छे तरह से बना सकते हैं इन पॉइंटों का उपयोग करके। तो इस प्रकार हमने 18 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 2-2 प्रश्न, हर एक प्रश्न में हमने 2-2 प्रश्न लिखे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके और देखिए, आपकी तैयारी के लिए ही ये बनाया गया है, ताकि आपको परीक्षा में इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आप इसे वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके इसको पढ़ें। आगे के और भी कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं। और प्रश्नों के सही जोड़िए एक वाक्य में आंसर। इन प्रश्नों के उत्तर हमने सभी के उत्तर देख लिए हैं। अब कुछ प्रश्न और रह गए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अपठित जो गद्यांश है उसको पढ़कर और उसके प्रश्नों का आंसर देना है। तो इस गद्यांश को पढ़कर आप इनके प्रश्नों का आंसर बना लीजिएगा। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इनके आंसर भी उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद एक गद्यांश और एक पद्यांश है, ठीक है, और इनके आंसरों को देना था। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो इस जो काव्यांश जो हमको काव्य दिया गया है, काव्य की पंक्ति दी गई है, इसको सप्रसंग व्याख्या करना है। इसे भी आप कर लीजिएगा। ये 2 दिए, उसमें से किसी एक पे करना है। अगर फिर भी और निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, गद्यांश का और पद्यांश का, यहाँ पद्यांश का और यहाँ गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। आप देख लीजिए इनको कि किस प्रकार से लिया गया है, कौन से लिए गए हैं, ठीक है। ये आपको पद्यांश है, 2 पद्यांश लिए हमने, 2 गद्यांश लिए हैं। इनका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर पुस्तिका में पूर्ण गणना हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश को आवेदन करना है। यहाँ आवेदन आप बना लीजिएगा। हम वीडियो बहुत बड़ा होने के कारण हम उपलब्ध अभी नहीं करवा पाए हैं। और निम्नलिखित किसी भी एक विषय पर रूपरेखा सारगर्भित निबंध लिखना है आपको। इन विषय को आप देख लीजिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, बिन पानी सब सून, स्वच्छता अभियान, है ना, समाचार पत्रों की उपयोगिता, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर हुआ। कुछ क्वेश्चनों के आंसर जो है हम अभी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, आप बना ले आंसर। और फिर भी अगर कोई आपको ऐसा समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएं, तो इनके भी आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। विद्यार्थियों, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें एवं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।